जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम समझेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के चैप्टर को ऐड करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनकी क्या क्या फीचर्स हैं और कितनी कैटेगरीज में हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं किया है, ये क्लासिफिकेशन हमने इनके कंटेंट को देखते हुए खुद किया है। प्लस बच्चों को काफी मुश्किल आती है इन कैटेगरीज को याद रखने में कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस कैटेगरी में जाएगा। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका समझाऊंगा जिसके थ्रू आप इन सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इनकी इंडिविजुअल कैटेगरी में क्लासिफाई कर पाएंगे। और जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैं इस सीरीज में लेकर आ रहा हूं, जिसके थ्रू मैं आपको आपका कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन कवर करवाऊंगा, उन सभी का एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगा। तो जब भी कोई वीडियो आएगी उसका लिंक मैं यहां पर शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप एक भी लेक्चर को मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट कहां दिया गया है? तो वो दिया गया है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 4 में भी आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्चुअली है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से डायरेक्शन है हमारे स्टेट को। अब जब मैं स्टेट की बात करता हूं तो यहां पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। मतलब जैसे पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या लोकल बॉडीज हैं, या जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज हैं जिन्हें स्टेट की कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब यहां पर स्टेट वर्ड का वही मीनिंग है जो पार्ट 3 में है। ऑलराइट, तो मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से डायरेक्शन है हमारे स्टेट को, लेकिन ये डायरेक्शंस नॉन जस्टिसिएबल है, गैर न्याय संगत है। कहने का मतलब ये है कि हमारे कोर्ट अपने ऑर्डर के थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल को डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं करवा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स वो जस्टिसिएबल है, तो हमारे कोर्ट्स अगर चाहें तो अपने ऑर्डर के थ्रू उनको इन्फोर्स करा सकते हैं, लेकिन कोर्ट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करा पाए। क्यों? क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में। अब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है, उन्होंने ये कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे आर नोवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान की उदारवादी विशेषताएं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा दैट दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो फाइनल लॉ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसके थ्रू इंडिया को गवर्न किया गया। उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक अलग से चैप्टर था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन चैप्टर था, इसमें कुछ दिशा निर्देश थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरफ से इंडिया में जो गवर्नर जनरल और गवर्नर काम कर रहे थे उनको दी गई थी। तो अब अगर आप एनालॉजी को समझेंगे तो जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इंडिया में गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को इंस्ट्रक्शन दी थी, कुछ उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे स्टेट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब हमने ये भी समझा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन इन्हें नॉन जस्टिसिएबल क्यों बनाया गया? इन्हें जस्टिसिएबल क्यों नहीं बना दिया गया? क्यों कोर्ट को ये पावर नहीं दी गई कि वो डायरेक्टली अपने ऑर्डर्स के थ्रू इन्हें इन्फोर्स करा दे? तो इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे सबसे पहला, लैक ऑफ रिसोर्सेस। हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे उस समय कि हम इन्हें इन्फोर्सेबल बना देते। देन डिफिकल्टी इन इंप्लीमेंटेशन, इनको लागू करने में समस्याएं आती। जैसे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज तक उसे लागू करने में समस्याएं आ जाती है। तो उस समय तो आप समझ ही सकते हैं सिचुएशन क्या थी। तो डिफिकल्टी इन इंप्लीमेंटेशन, देन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसे हैं दैट माइट कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी कोई स्टेट इंप्लीमेंट करता है तो वहां पर सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म आता है या सबसे पहला जो रोड ब्लॉक आता है वो यही है कि ये पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध जाता है। यही तो क्लेम किया जाता है ना। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी सामने आ जाता है। एंड देन सैंक्शन बाय द पीपल। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नॉन जस्टिसिएबल तो है, लेकिन आर्टिकल नंबर 37 जो डीपीएसपी का ही एक पार्ट है, आर्टिकल नंबर 37 क्लियरली स्टेट करता है दैट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये देश की शासन व्यवस्था में, शासन प्रणाली में मौलिक हैं। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री।
और इसी वजह से स्टेट को लॉ बनाते हुए, पॉलिसी बनाते हुए इन्हें लागू करवाना चाहिए। और अगर कोई स्टेट लॉ और पॉलिसी के थ्रू इन्हें लागू नहीं करवा रहा तो फिर द स्टेट शैल बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल। जब दोबारा चुनाव होंगे और सरकार जाएगी वोट मांगने, तब उसे जवाब जरूर देना पड़ेगा। तो इनके पीछे मॉरल सैंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो ये भी बोरोड है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्शंस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस, ये आइडिया हमने बोरो किया। ये इंस्पिरेशन हमने कहां से ली है? ये इंस्पिरेशन हमने ली है 1937 के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे हमने ये इंस्पिरेशन ली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आयरलैंड का ओरिजिनल आइडिया था। आयरलैंड ने भी कहीं से बोरो किया। और आयरलैंड ने कहां से बोरो किया था? उसने बोरो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो लोग जो ये सवाल खड़ा करते हैं, सवाल उठाते हैं, कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपना नहीं है, बोरोड बुक है। ये कहा जाता है, क्रिटिसिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इट इज अ बोरोड बुक। तो उनको ये बता देना कि दुनिया के जितने कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सबने कहीं ना कहीं से कुछ फीचर्स बोरो किए जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही संविधान बोरो करके बना, दुनिया के जितने संविधान है सब में बोरोइंग होती है। फॉर दैट मैटर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। देन जैसा मैं आपको बता रहा था कि पार्ट 4 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड किया गया, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? तो यहां पर दो बड़े ऑब्जेक्टिव है। पहला, वेलफेयर स्टेट। आर्टिकल नंबर 38 क्लियरली ये मेंशन करता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जनता के कल्याण के बारे में सोचे और एक ऐसे सोशल सिस्टम को एस्टैब्लिश करे जहां पर सभी को न्याय मिले, जस्टिस मिले। और जस्टिस भी कैसा? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इंडिया में एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अब यहां पर एक बात और समझ लेना, अगर कभी ये क्वेश्चन उठता है एग्जाम में कि भाई वेलफेयर स्टेट की फिलॉसफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दी गई है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दी गई है। क्लियरली आर्टिकल नंबर 38 में लिखा हुआ है कि वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश कर। इसके साथ साथ अगर कभी क्वेश्चन ये उठता है कि जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस, ये कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिया गया, तो दो जगह दिया गया। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने प्रीएम्बल कवर किया था, तब मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, और वहां पर भी जस्टिस आया था। और सेम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस की बात वहां पर भी की थी। और आज हम डीपीएसपी में भी इसकी बात करें, ठीक है। नेक्स्ट, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करना, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका ऑब्जेक्टिव है सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करना। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको याद होना चाहिए। अब ग्रैनविल ऑस्टन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत रिसर्च की। उन्होंने एक बात बोली, दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स, दे टेकन टुगेदर दे फॉर्म द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अंतरात्मा। तो जब आप मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा है। इट दे फॉर्म द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? भाई इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो कुछ तो आपने अभी ऑलरेडी पढ़ ली। सबसे पहले, दे हेल्प द कोर्ट्स इन डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। अब ऑल्दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नॉन जस्टिसेबल है, अभी हमने देखा ना, दे आर नॉन जस्टिसेबल। और क्यों नॉन जस्टिसेबल है हमने उसके कारण भी देख ली। तो ये नॉन जस्टिसेबल है, गैर न्यायसंगत। लेकिन इवन देन दे हेल्प द कोर्ट इन डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्लियरली स्टेट करता है कि अगर कोई लॉ आर्टिकल नंबर 39B और 39C, 39B और 39C ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अभी इस पर भी आएंगे कि कौन से सोशलिस्टिक होते हैं। तो ये सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अगर इनको लागू कराने के लिए कोई कानून बनाया जाता है और वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 और 19 इनके अगेंस्ट भी जा रहा है, तब भी वो कानून करेक्ट माना जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31C में बात लिखी हुई है, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे इंसर्ट किया गया था। तो मतलब ये कोर्ट्स की हेल्प करेंगे ना। अगर किसी लॉ को चैलेंज किया जाता है कि वो आर्टिकल 14 या 19 को वायलेट कर रहा है, लेकिन उसका पर्पस है आर्टिकल 39B और C को लागू करवाना, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा। तो ये कौन देखेगी? कोर्ट। तो वहां पर 39B और C का रोल आ जाएगा, करेक्ट। देन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट, जैसे मैंने अभी आपको बोला था,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविजन थे, ये प्रोविजन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिन्हें कहा गया, ये इंस्ट्रक्शन थी किसकी तरफ से? पार्लियामेंट की तरफ से, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। कुछ सिमिलर ही है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से डायरेक्टिव है, किसके लिए? हमारे स्टेट के लिए, तो ये करेक्ट। देन रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल नंबर 38 ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना, एंड दे आर नॉन जस्टिसेबल, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके कारण भी देख चुके हैं। अब आते हैं फाइनली इस बात के ऊपर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, यह क्लासिफिकेशन हमने किया, ये क्लासिफिकेशन हमने हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर किया है और इनमें जो कंटेंट दिया गया उसके बेसिस पर किया। तो 3 कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहली सोशलिस्टिक। अब कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशलिस्टिक कैटेगरी में रखे जाएंगे? तो याद रखिएगा 3 वर्ड, WWE, W वर्कर, W वेलफेयर, E फॉर इक्वालिटी। जिस भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में WWE इनमें से किसी चीज की बात की गई है, मतलब वर्कर या वेलफेयर या इक्वालिटी, वो क्या है? वो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। कुछ नहीं सोचना, उसे सोशलिस्ट की कैटेगरी में रख दो। देन गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या क्या आ जाएगा? तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पंचायत की बात कर रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री लघु उद्योग उसकी बात कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा है, या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के वेलफेयर की बात कर रहा है, या फिर इंटॉक्सिकेंट मतलब नशीले पदार्थ उनको बैन करने की बात कर रहा है, या फिर मिल्च या ड्रॉट कैटल जानवर पशु उनकी बात कर रहा है, वो क्या है? वो गांधीवादी है, गांधीयन। क्लियर? एंड जो भी बच जाएगा उसे किस कैटेगरी में रख देना है? लिबरल इंटेलेक्चुअल। एक्चुअली यूपीएससी ने पास्ट में क्वेश्चन पूछा है जहां पर, बल्कि एक नहीं 2 बार पूछा, जहां पर आइडेंटिफाई करवाया गया कि बताइए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस कैटेगरी में जाएगा। तो जब वो आइडेंटिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। वर्कर, वेलफेयर, इक्वालिटी मतलब सोशलिस्ट। जहां पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इंटॉक्सिकेंट या फिर मिल्च या ड्रॉट कैटल इनकी बात की जाएगी, वो गांधीयन। और जो भी बच जाएगा लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल पर जो भी मैं क्लासेस लूंगा, जो भी ये सेशंस मैं लेकर आ रहा हूं, जैसे ही लाइव क्लासेस में कंडक्ट करना दोबारा से शुरू करूंगा, उन सब का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहां पर आपको जुड़ना है। प्लस अगर आप इन सब चीजों को और इसके साथ साथ अपने मेंस के सिलेबस को डिटेल में जाकर मेरे साथ कवर करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे बैचेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर बिल्कुल डिटेल में जाकर मैंने हर टॉपिक को कवर किया है। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करना हो, सारे बैचेस अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप मेंटोरशिप के साथ क्लासेस चाहते हैं, मतलब जहां पर मेंटोरशिप और क्लासेस एक साथ आपको मिल जाए, तो ये रहा बैच। जितने में कोई आपको सिर्फ मेंटोरशिप या सिर्फ फाउंडेशन बैच दे रहा है, उतने में मैं फाउंडेशन के साथ मेंटोरशिप सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। और मेंटोरशिप में मेरी ही बात होगी, आप लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, क्योंकि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए आप सीधा मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, जिससे तैयारी जो है वो बेहतरीन हो जाए। ठीक है, तो यहां पर सारे बैचेस दिए गए, इनमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 2028-29 तक की तैयारी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म अर्जुन बैच है, ये सारे बैच आपके लिए अवेलेबल है। कोई सवाल है, कोई डाउट है बैचेस से रिलेटेड, व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया गया, यहां पर आप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की। थैंक यू, जय हिंद।